हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं लाया हूँ सीटेट 2022 में हिंदी भाषा एवं शिक्षण विषय से संबंधित सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 2। पार्ट 1 हमारे चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाइए देखिए, ठीक है, आंसर कीजिए। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए अपना सेशन शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये बता दूं, सीटेट परीक्षा में हिंदी भाषा में शिक्षण से संबंधित जैसा प्रश्न का प्रारूप आएगा, जैसे क्वेश्चंस आएंगे, सेम पैटर्न में लाया हूँ, सेम पैटर्न में आप सबके लिए लाया हूँ। ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले उसमें 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होते हैं, 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागॉजी से होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन भाषा से होंगे और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित होंगे, ठीक। जो 15 क्वेश्चन आपके भाषा से आते हैं उसमें एक तो आपका गद्यांश दिया होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, और एक आपका पद्यांश दिया होगा, यानी कि एक कहानी और एक कविता टाइप से दिया होगा। इन्हीं में से आपके पहले के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले में ज़्यादा, दूसरे में कम, या दूसरे में ज़्यादा, तीसरे में पहले में कम, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। समझ गए। वैसे गद्यांश से ज़्यादा और पद्यांश से कम आते हैं। कुल मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप लोगों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अपने एग्ज़ाम हॉल में जैसे जाएं, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे पूछ लीजिए आपको पेपर कैसे करना है, ठीक है। क्या चीज़ें करना है, क्या कहाँ क्लिक करना है, कैसे शुरू करना है, आप लोग जाकर उससे पूछ लीजिएगा, या कहीं से भी आप मदद लेके देख लीजिए, ठीक है। और ये जो पैटर्न लाया हूँ, ये जो पहले से सीटेट का पेपर दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत, उनको तो फ़ायदा करेगा ही, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट विद्यार्थी जो पहली बार पेपर देने जाएंगे उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 1 से लेकर 9 तक के सभी उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो गद्यांश करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, आप पूरा पैराग्राफ मत पढ़िए, सीधे क्वेश्चंस पे जाइए, क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस का कीवर्ड पकड़िए और तुरंत ही ऑप्शन पे एक नज़र डाल लीजिए, फिर आके उसको पद्यांश गद्यांश में ढूंढिए, ठीक है। वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। ए ऑप्शन खा, बी ऑप्शन गा, सी ऑप्शन घा, डी ऑप्शन का। और हिंदी भाषा में आपके ग्रामर से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। बाकी सब गद्यांश पद्यांश से संबंधित और पेडागॉगी शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे। तो ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं, इसी को लेके पूछा गया है ग्रामर का एक क्वेश्चन। तो क्या देखते हैं। तो बताइए किस पार्ट में गलती है। तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका खा पार्ट में गलती है। कैसी गलती है। तो गलती पार्ट में क्या है कि सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग अनुचित है, मतलब सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है। क्योंकि सज्जन का खुद ही मतलब होता है, क्योंकि सज्जन का आशय हो सभ्य मनुष्य से ही होता है, सज्जन का खुद ही मतलब सभ्य मनुष्य से ही होता है। तो सज्जन के साथ मनुष्य नहीं लगाते। तो पहले का ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है गद्यांश में। ए ऑप्शन अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, बी ऑप्शन सदा के लिए अमर हो जाना, सी ऑप्शन विजय पाने के लिए योजना बनाना, डी ऑप्शन ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन का की पॉइंट निर्बल भावनाओं पर विजय, ये हमने पकड़ लिया, 4 ऑप्शन पर हमने ध्यान दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ पे। अब चलते हैं हम लोग अपने पैराग्राफ पर। तो निर्मल भावना पकड़ना है, निर्मल भावना पर विजय कहाँ पे दिया। शुरुआत से पढ़ते हैं, शुरुआत से हम लोग पढ़ते हैं। जब पढ़ेंगे तो ये देखो यहाँ पे दिया है निर्मल भावना आगे, तो निर्मल भावना पर विजय। तो निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ए ऑप्शन बी सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं।
बी और ए में देखना, बी देखो सदा सदा के लिए अमर हो जाना, मतलब ऐसे फर्जी में अमर हो जाना बिना कुछ किए ही, तो ये भी गलत। तो सही ऑप्शन आपका होगा दूसरे का ऑप्शन ए, अच्छे कर्मों। वहाँ अच्छे कर्मों को क्या बताया गया है, मतलब कि सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के अमर हो जाए। सत्कर्म और सद्गुण ये आपके अच्छे कर्म होते हैं, ठीक है। तो निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किया जाने हो सकता है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सत्कर्मों और सद्गुणों से नाम अमर कर लेना। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है। ए ऑप्शन निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, बी पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सी सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करके, डी परहित परोपकार करके, ठीक। तो हमने की पॉइंट पकड़ा हमारा जीवन सदा प्रेरणा, ठीक, और ऑप्शन पे नजर डाल लिया, ठीक है, जो भी मिल जाएगा देख लेंगे। तो देखते हैं, फिर से पढ़ देखते हैं पूरा क्वेश्चन देखते फिर यहाँ से देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो ये उत्प्रेरणा शब्द मिला, हम मतलब जीवन, मानव जीवन है तो उत्प्रेरणा नहीं प्रेरणा मिल गया। तो देखते हैं, तो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम हमें ऐसा अवश्य कर सकते हैं अपने निस्वार्थ, ये देखो निस्वार्थ मिल गया, निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर, निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन है तो उत्प्रेरणा यानी कि प्रेरणा बन सकते हैं। अब ऑप्शन पे आते हैं। तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है क्या, तीसरे का ए ऑप्शन से होगा, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करके हम अपना जीवन, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है, ठीक। तीसरे का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाठ्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है, आध्यात्मिकता शब्द को अध्यात्म से उठाया गया है। इसके चार ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से उत्तर कीजिए। तो देखिए आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता इसमें जो मूल शब्द होगा, मतलब मूल शब्द वो होता है जिसमें उस उपसर्ग और प्रत्यय जोड़े जाते हैं, ठीक है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द में आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आगे उपसर्ग जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा अधि, अधि उपसर्ग जुड़ेगा, ठीक है, प्लस आध्यात्मिक एक यानी कि एक जुड़ेगा, प्रत्यय एक प्रत्यय जुड़ेगा, तो आध्यात्मिकता प्लस ता प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक, ता प्रत्यय जुड़ेगा, मतलब कि आध्यात्मिकता में एक उपसर्ग दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं। उपसर्ग आपका अधि है, प्रत्यय आपका एक है, एक ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें, तो डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अधि उपसर्ग एक एंड ता प्रत्यय जुड़े हुए हैं, मूल शब्द आपका आत्म है, ठीक है, आध्यात्मिकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे होंगे जो, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो, ए ऑप्शन सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहें, अनंत में जीवन जीते हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहें। तो सदा पूजे जाते हैं, ठीक है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं, सदा पूजे जाते हैं, सब ध्यान रखिए। अब आते हैं पद्यांश गद्यांश पे अपने, सेवक प्रवृत्ति सब चीज़ें देख लो, मन में धर लो। अब चलते हैं गद्यांश पे, देखते हैं पूरा, जल्दी देखना जो देख के फिर यहाँ आते हैं तो देखते हैं पूरा। ये देखो सेवक प्रवृत्ति मिल गया, सेवक प्रवृत्ति, सेवक प्रवृत्ति अपना कर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अच्छा, अनुपम मनुष्य जीवन की सद्गत प्रदान करने के लिए यह विचार नहीं, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस तरह पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी कालांतर तक वे पूजे देखो मिल गए, कालांतर तक पूजे जा सकते हैं। ऐसे परहितकारी लोग कालांतर तक पूजे जा रहे होंगे, क्यों, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर, ठीक है। हम ऐसे अवश्य कर सकते हैं अपना निस्वार्थ व्यक्ति परहित बल पर हमेशा के लिए मानव प्रेरणा बन सकते हैं, मनुष्य है न सत्य ये सब चीज़ें। और ऐसे मनुष्य परहितकारी का, और ऐसे ही परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहे होंगे। तो कौन से सेवक प्रवृत्ति को अपनाकर, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे, तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहे होंगे, तो ये ऑप्शन पांचवे को जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यही बोल रहा है पांचवे का ऑप्शन से ए सही होगा। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, तो ऐसे लोग सदा पूजे जाते रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। कठोर सत्य किसे कहा गया है, ए ऑप्शन भौतिक संसार की तुच्छता को, बी भौतिक शरीर की नश्वरता को, सी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का स्थायी प्रेम पढ़ लिया। कठोर सत्य ये हमने कीवर्ड देख लिया, बाकी इसमें देख लिया, ठीक है। आइए गद्यांश पे चलते हैं। अब गद्यांश पे पढ़ते हैं, मानो, ठीक।
तो ये वाली लाइन पढ़ते यहाँ पे ये देखो हमें मिल गया कठोर सत्य मिल गया। ठीक, अब यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आगे जो मिलता है की पॉइंट उसके आगे भी देख लेना होता है, पीछे भी देख लेना होता है, ठीक है, तब जाके आपका आंसर मिलता है। तो यह कठोर सत्य है कि, पहले उसके आगे पढ़ के देख लेते हैं, अगर मिल जाए ठीक, नहीं तो पीछे से पढ़ना शुरू, फिर उसके पीछे से पढ़ते हैं। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। तो देखो भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। सीमित अवधि का मतलब होता है नश्वर, सीमित अवधि का मतलब होता है नश्वर, नाश, ठीक है, नश्वर सीमित अवधि का मतलब, ठीक है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक रहेंगे, ठीक है, यानी कि नश्वर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो से तो कौन सा ऑप्शन सही है, भौतिक शरीर की नश्वरता, यानी कि छठा का बी ऑप्शन सही है। कठोर सत्य किसे कहा गया, भौतिक शरीर की नश्वरता को, मतलब कि भौतिक रूप से इस संसार में सीमित समय तक ही हम रहेंगे। तो छठे का बी ऑप्शन सही है, भौतिक शरीर की नश्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन, व्याकरण का है। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। ए है सदगति, बी है सत्कर्म, सी है सत्यवादी, डी है सद्गुण। बताइए कौन सा भिन्न होगा। कुछ भी लग सकता है इसमें, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बाकी तीनों शब्दों से अलग हैं। बाकी तीनों शब्दों से अलग हैं। क्यों, क्योंकि सदगति, सत्कर्म, सद्गुण ये सभी सत उपसर्ग के जुड़ने से बने हुए हैं। सदगति, सत्कर्म, सद्गुण सद उपसर्ग से मिलकर जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सत्यवादी में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है। तो सदगति, सत्कर्म, सद्गुण ये एक रूप एक ही क्यों है, क्योंकि ये सब सत उपसर्ग के संयोग से निर्मित है, ठीक है। चलिए, और अगर हम देखें तो सत्यवादी में वादी प्रत्यय जुड़ा हुआ, सत्यवादी में वादी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ये भिन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। निस्वार्थ शब्द का विलोम, विपरीतार्थी का मतलब विलोम, जस्ट शब्द का उल्टा। तो विलोम क्या होगा, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है स्वार्थी, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी। ये सभी शब्द ध्यान से उठाए गए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पूछे गए, देख लीजिए जाके। तो आठवें का अगर सही ऑप्शन देखें तो निस्वार्थ का आठवें का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा स्वार्थी। निस्वार्थ का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द होगा स्वार्थी, ठीक है। बाकी अगर तीनों शब्द बोल देखें, परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी, ये परस्पर समानार्थी हैं, मतलब कि ये परस्पर समानार्थी है। समानार्थी अपने हम बताता है समान अर्थ रखने वाले, समानार्थी समान अर्थ रखने वाले, ठीक है। तो आठवें का ये ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, धर्म के आचरण का उद्देश्य है, कीवर्ड धर्म का आचरण का उद्देश्य, ठीक। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना। मन में रख लिया चारों ऑप्शन। अब चलते गद्यांश पे। जल्दी पढ़िए, देखेंगे जब गद्यांश पे पढ़ेंगे बहुत तेजी से पढ़ना होता है, बस कीवर्ड ढूंढना होता है, कहीं भी मिल जाए धर्म 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 या उद्देश्य कर्म कुछ भी। तो देखा लास्ट में देखा धर्म कर्म का उद्देश्य, मतलब हमारा कीवर्ड मिल गया। तो धर्म कर्म का उद्देश्य क्या बताया गया, सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही, सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही धर्म कर्म का उद्देश्य होता है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ कहाँ सद्गुणों और सत्कर्मों का ज्योत फैलाना ही इसका उद्देश्य होता है, तो ये किस में आएगा, तो ये ऑप्शन सी में आएगा। 90 का ऑप्शन आपका सी है, 90 का ऑप्शन सी है, मतलब कि अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। इसी मतलब अच्छे कर्म मतलब सद्गुणों और सत्कर्मों जैसे गुणों का ज्योत मतलब ज्योत फैलाना, ठीक है। तो अच्छे कर्म यानी कि सद्गुण और सत्कर्मों को ही अच्छा कर्म बोला जाता है। अच्छे कर्म यानी कि सत्कर्म और गुणों यानी कि सद्गुण, ठीक। इन्हीं का प्रकाश फैलाना उसमें दिया गया था पहले गद्यांश में, देखी जाइएगा देखिएगा, ठीक। तो धर्म के आचरण का मूल उद्देश्य 90 का सी, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से आपके पैडागॉगी के क्वेश्चन है, यानी कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, इनको करना है। गद्यांश क्वेश्चन हो गए, फिनिश हो गए। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन ए जांच, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो को, ऑप्शन सी प्रश्नावली को, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा को। मतलब कि अगर हमें प्राथमिक स्तर पर यह देखना है कि बच्चे
को भाषा की कितनी समझ है, उसने कितना सीखा, वो बोल पाता है, उसका प्रयोग कर पाता है, क्या चीज़ नहीं, और भी कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, भाषा के आकलन में। तो वो किस माध्यम से हम अगर उसका आकलन करना चाहें तो किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इसमें से किस चीज़ का सर्वाधिक महत्व किस पे देंगे? जांच का, पोर्टफोलियो का, प्रश्नावली का, लिखित परीक्षा का। ऑप्शन कीजिए सही। तो 10वें का जो सही राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। 10वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। 10वें का राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। 10वें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में हम अगर सर्वाधिक महत्व है तो वो पोर्टफोलियो का होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो जो है वो बच्चे का पूरे वर्ष और अवधि में बच्चे का प्रगति का एक प्रलेख यानी कि लेखा जोखा होता है। बच्चे के पूरे 1 साल की प्रगति का लेखा जोखा होता है, ठीक है। समझ गए? हर एक क्षेत्र से संबंधित उसमें चीज़ें बच्चे के बारे में लिखी होती हैं, कितना उसने क्या किया, कितना अचीव किया, कितना क्या, ठीक है, समझ गए? तो इसी के माध्यम से पोर्टफोलियो का उपयोग करके हम उसके भाषा का आकलन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें होता है कि विद्यार्थियों को मतलब पोर्टफोलियो में होता क्या कि विद्यार्थियों को निर्धारित जो काम दिए गए हैं वो सभी कार्य तथा शिक्षक द्वारा किया गया कार्य, इनका मूल्यांकन पोर्टफोलियो में शामिल होता है। विद्यार्थियों द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं और शिक्षकों द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनका मूल्यांकन पोर्टफोलियो में शामिल होता है, ठीक है, समझ गए? तो पोर्टफोलियो के माध्यम से ही हम ये पता लगा मतलब कि बच्चों की भाषा का आकलन कर सकते हैं, ठीक। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए अर्थ, बी गति, एक ऑप्शन गायब है, डी ऑप्शन प्रवाह, ठीक है, सी ऑप्शन अक्षर ज्ञान। तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? अर्थ होगा, गति होगा, प्रवाह होगा, अक्षर ज्ञान होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ने की प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है अर्थ। वो होता है अर्थ। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे तो वो पढ़ना आपका व्यर्थ होता है, तो कोई मतलब पढ़ने का नहीं होता। गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान वो अलग चीज़ है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ होता है आपका अर्थ। अगर अर्थ ही नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पढ़ना आपका बेकार है, ठीक है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और देखो, अर्थबोध करना ही जो पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है। जो चीज़ हमने पढ़ा उसका अर्थ निकाला वही पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है, ठीक है। पढ़ना जो है वो, क्योंकि पढ़ना जो है वो मात्र किताबी कौशल ना होकर एक तहजीब और एक तरकीब है, ये बताया है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में पढ़ने को परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा में पढ़ने को परिभाषित किया गया है इस प्रकार की, पढ़ना जो है मात्र किताबी कौशल ना होकर एक तहजीब और तरकीब है, ठीक है। और पढ़ना जो है वो पढ़कर समझना और समझे हुए पर प्रतिक्रिया करना की एक प्रक्रिया है। पढ़ना मतलब पढ़कर समझना और उस पर प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया है। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो पढ़ना बुनियादी तौर पर बेसिक रूप से एक अर्थवान गति है, ठीक है, समझ गए? चलिए, पढ़ने की प्रक्रिया में अगर महत्वपूर्ण चीज़ देखा जाए तो वो अर्थ होता है, ठीक। अर्थ को निकालना, अर्थ ग्रहण करना, ये पढ़ने का अंतिम उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को अगर लिखना सिखाना है तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन सुंदर लेखन, बी ऑप्शन वर्तनी की शुद्धता, सी ऑप्शन काव्यात्मक भाषा, डी ऑप्शन विचारों की अभिव्यक्ति। जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, अगर लिखना सिखाना है बच्चों को तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, विचारों की अभिव्यक्ति। विचारों की अभिव्यक्ति मतलब कि बच्चों को अपने विचार को अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। जब वो आज़ादी होगी तो अपने हिसाब से चीज़ों को अच्छी तरह से लिख सकता है,
ठीक है, कोई नियम कानून, कोई व्याकरण नहीं होना चाहिए, बस बोल दो, आप अपने हिसाब से उस बारे में लिखिए। तो इस हिसाब से बच्चा जो है वो लिखना बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सीखेगा। तो ऑप्शन 12वें का डी है, विचारों की अभिव्यक्ति। 12वें का डी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो और लिखना जो है एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाती है जब बच्चों को अपनी भाषा और अपनी कल्पना और अपनी दृष्टि से लिखने की आज़ादी मिले। ठीक है, ना कि उनको ब्लैक बोर्ड, किताबों या शिक्षक की लिखे हुए लेख की नकल करने को कहा जाए। ठीक है, मतलब बच्चों अपने भावों, विचारों, अनुभव आदि को अभिव्यक्त करने में व्याकरणिक नियमों, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा, इन सभी चीज़ों का उस पे दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चा जब भी लिखे तो उस पे अपने भावों, विचारों, अनुभवों आदि को जब वो अभिव्यक्त कर रहा हो तो उसमें व्याकरणिक नियमों का, वर्तनी की शुद्धता का, सुंदर लेखन का और काव्यात्मक भाषा, इन सब का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह अपने हिसाब से चीज़ों को लिखेगा और इस हिसाब से वो अच्छी तरह से लिखना सीखेगा। तो 12वें का ऑप्शन डी सही है, विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के भाषा निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के भाषा निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं? जल्दी से बताइए। प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक। 4 ऑप्शन है। अगर आपको पाठ्य पुस्तक में भाषा का निर्माण करना है, भाषा, ठीक है, तो आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो चीज़ इसमें ढूंढे जो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सके, उनको विचार की अभिव्यक्ति दे सके, उनका उस चीज़ को समझने मन लगे, वो उससे जुड़ पाएँ चीज़ों को, वो उनके परिवेश से जुड़ी हुई हों, चारों ओर से जुड़ी हुई हों। ठीक है, रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी हुई हों। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा की विभिन्न रंगतें। भाषा की विभिन्न रंगतें, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन इसमें होगा। 13वें का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, मतलब कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के निर्माण में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुस्तक में साहित्य की सभी विधाओं को, मतलब गद्य भी उसमें हो, पद्य भी उसमें हो, नाटक भी हो, निबंध भी हो, कहानी भी हो, संस्मरण भी हो, इन सब का संकलन हो। ठीक है, साथ ही प्रत्येक काल की रचनाओं का संकलन भी इसे विविधता प्रदान करेगा। ठीक है, और ठीक है, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो प्रकृति का वर्णन हो, यानी कि प्रकृति वर्णनात्मक हो, भावात्मक हो, कथात्मक हो, विचारात्मक लेखों का संकलन पाठ्यपुस्तक विविधता प्रदान करता है। मतलब कि जो हमें भाषा का निर्माण करना है उसकी प्रकृति जो है, पाठ्यपुस्तक की जो प्रकृति वो वर्णनात्मक होनी चाहिए, भावात्मक होनी चाहिए, कथात्मक होनी चाहिए, विचारात्मक होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जब हम सम्मिलित करेंगे तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के भाषा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है भाषा की विभिन्न रंगतें। इससे बच्चा प्रभावशाली तरीके से सीखेगा, समझेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13वें का भी ऑप्शन सही, भाषा की विभिन्न रंगतें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, मतलब एक कक्षा में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? ए, स्वीकार किया जाना चाहिए, बी, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, सी, अनदेखा कर देना चाहिए, डी, अस्वीकार कर देना जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ पे प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं लेनी है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। नहीं, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, गलत, अनदेखा ये भी गलत, अस्वीकार सब नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड को छोड़ देना है आपको। तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। मान लो आप लोग भी गाँव में स्कूलों विद्यालयों में गए होंगे, देखे होंगे, तो बच्चे जो हैं, है ना, जो जनरल लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज नहीं बोलते, वो अपने मातृभाषा का, जैसे गांव में बोली जाती है, उसी का वो प्रयोग करके चीज़ें पूछते हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो इस चीज़ को स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं विद्यालय अपने साथ बहुत कुछ चीज़ें लेकर आते हैं,
जैसे अपनी भाषा लेकर आते हैं वो जिस परिवेश में होते हैं, अपने अनुभव लेकर आते हैं, कुछ चीज़ें सीखे हुए होते हैं, ठीक। और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया लाते हो, अपने हिसाब से दुनिया को देखते हैं, आप नहीं इस हिसाब से इसको देखो उसे वो नहीं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखने का नज़रिया लाते हैं, ठीक है। बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों, भाषा, विचारों को लेकर विद्यालय आते हुए बहुत ही समृद्ध होते हैं। हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग अपने शिक्षण में संसाधनों के रूप में करना चाहिए। इससे हमारा शिक्षण और अधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है। तो उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल हमें भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। और जो भाषा शिक्षण उसे बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बच्चे में, इस प्रकार से क्लास में जितने भी भाषाएं बच्चे बोलते होंगे, अलग अलग संस्कृत से होंगे, तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई भी चीज़ है वो अपनी भाषा में बहुत ही आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा में इनकी बच्चों की भाषाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है भाषा को क्योंकि बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ मतलब उनकी अस्मिता को नकारना होता है, ठीक है। तो हमें भी कभी भी उनकी भाषा को नकारना नहीं चाहिए, नहीं उसमें इन भावना आ जाती, वो अपने को थोड़ा सा लोग समझने लगते हैं, निम्न समझने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा समावेशन का रूप अपनाना चाहिए। सब बच्चा बराबर होता है, सबकी भाषाओं का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। तो बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, बी ऑप्शन भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। जल्दी से बताइए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, मतलब बेसिक चीज़ देखा जाए, वो क्या होगी? चारों ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भाषा का समृद्ध प्रवेश। मतलब कि कक्षा में बच्चे अपनी अपनी भी भाषाओं में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चीज़ें पूछ सकते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये होता है भाषा का समृद्ध प्रवेश, जो है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा का समृद्ध परिवेश होता है, ठीक है। ठीक, इसलिए समृद्ध भाषाई परिवेश के द्वारा बच्चों के भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है। एग्जाम्पल ने तो बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में दोहराने के अवसर उपलब्ध हो। मतलब बच्चा जो है वो अपनी भाषा में जो बात कहता है उसी बात को वो हिंदी भाषा में तथा अन्य भाषाओं में दोहराए, इसके अवसर उसे उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। तो इससे भाषा को कक्षा में समुचित स्थान मिल सकेगा। अगर भाषा को कक्षा में समुचित स्थान मिलेगा तो बच्चों का शब्द भंडारण बढ़ेगा, ठीक है। कई तरह शब्द सीखेंगे, अभिव्यक्ति कौशल का भी उनका विकास होगा, ठीक है। इस प्रकार से उनके शब्द भंडारण अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का अवसर भी मिल सकेगा, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक है चाम्सी, तो चाम्सी ने बताया है कि बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात समृद्धि क्षमता होती है। बच्चों में भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है, इसलिए समृद्ध भाषाई परिवेश के द्वारा उनके भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है, ठीक। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो 15वें का ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये सेशन फिनिश होता है, समाप्त होता है, ठीक है। और आशा करता हूँ, प्रार्थना प्रे करता हूँ आप सबका पेपर खूब अच्छा हो, खूब अच्छे नंबर आए और हंसी खुशी एग्ज़ाम हॉल से निकलें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी काम की चीज़ें लगी हों, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, जिससे दूसरों को और मदद हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यही सब चीज़ें हमारे लिए मोटिवेशन, जिससे हम आप सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, पेपर की तैयारी में मन लगा के लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू।